अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। मुल्क की मईशत की मखदूश सूरत हाल, सिक्योरिटी एहलकारों की अदम दस्तियाबी और सियासी इंतशार को बुनियाद बनाकर इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल बरोज इतवार पंजाब में सूबाई असम्बली के आम इंतखाबात मुलतवी कर दिए, जिनको जहां हुकूमत एक मुदब्बिराना फैसला करार दे रही है, वहीं तहरीक इंसान कमीशन के फैसले को आइन शिकनी से ताबीर करके सुप्रीम कोर्ट से इस हवाले से आज खुद नोटिस लेकर जिम्मेदारान है उनको करार वाकई सजा देने का मुतालबा भी कर रही है। इलेक्शन कमीशन ने अपने हुक्मनामे में कहा है कि आइन के तहत हासिल इख्तियारात के इंतखाबी शेड्यूल वापस लिया गया और नया शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि इस वक्त फी पोलिंग स्टेशन औसतन सिर्फ एक सिक्योरिटी एहलकार दस्तयाब है, जबकि पुलिस एहलकारों की बड़े पैमाने पर कमी और इस तरह से जो स्टैटिक फोर्स है उसके तौर पर फौजी एहलकारों की दम फरामी की वजह से इलेक्शन मुलतवी करने का फैसला किया गया है। हुक्मनामे में कहा गया है कि सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन इंतखाबी मवाद, पोलिंग अमले, वोटर्स और उम्मीदवारों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए मुतबादिल इंतजाम करने से कासिर है। इसमें मजीद कहा गया है कि वजारत खजाना ने मुल्क में गैर मामूली माशी बहरान की वजह से फर्ज जारी करने में नाकामी का इजहार किया। हुक्मनामे में निशानदेही की गई है कि इलेक्शन कमीशन की कोशिशों के बावजूद एग्जेक्टिव अथॉरिटीज, वफाकी और सूबाई हुकूमतें पंजाब में आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद में इंतखाबी इदारे के साथ ताउन करने के काबिल नहीं थी। इलेक्शन कमीशन के हुक्मनामे में मजीद कहा गया कि कानून नाफिज करने वाले इदारों और वफाकी वजारतों की ब्रीफिंग के बाद इलेक्शन कमीशन ने 20, 21 और 22 मार्च को पंजाब के इंतखाबात के मामले पर तफसीली गौर के लिए अहम इजलास बुलाए। पेश की गई रिपोर्ट्स, ब्रीफिंग और मवाद पर गौर करने के बाद इलेक्शन कमीशन इस नतीजे पर पहुंचा कि इस तमाम सूरत हाल में इंतखाबात का शफाफ, मुनसिफाना और उनके मुताबिक इनेकाद मुमकिन नहीं है। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के बाद तहरीक इंसाफ की जानिब से सख्त मजम्मत की गई और इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लगाने की धमकी दे दी गई है। आज फवाद चौधरी और असद उमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान करते हैं और बताया यह है कि इस पर एहतजाज के लिए अब वो कल से पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में शिरकत करेंगे। ये किया गया कि कानूनी तौर पर इस फैसले को चैलेंज किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारी कल इंशाल्लाह ताला कल ही पिटीशन दायर कर दी जाएगी। अली जफर साहब उस पिटीशन के ऊपर काम कर रहे हैं और उस पिटीशन के अंदर ये इस्तदा की जाएगी कि ये जो फैसला जो गैर आईनी भी है और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के भी मुनाफी है, इसको सेटिसाइड किया जाए, इसको खत्म किया जाए। जो कल का कदम है 23 मार्च को, जो आज यौम पाकिस्तान के दिन जो हमें तोहफा दिया गया, आइन को तोड़ के, आइन को पामाल करके हम उस इकदाम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू कर रहे हैं और कल इंशाल्लाह इस सिलसिले में जो पिटीशन है वो फाइल कर दी जाएगी। तहरीक इंसाफ की जानिब से बढ़ती हुई तनकीद और आर्टिकल 6 बहस पर आज वजीर कानून आजम नज़ीर तारण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की रद्द-ए-अमल दिया। उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन के जो कल का नोटिफिकेशन है उस पर मेरी राय में ये बेहतरीन फैसला है। अगर आर्टिकल 6 के हवाले से बात कर रहे हैं तो पहले अपने गिरेबान में झांके। उन्होंने मजीद कहा कि अगर ये लोग फिर भी अदालत जाएंगे तो जो हुक्म पहले आया इसके तनासुब पर अदालत में धोब होगी। इन हालात में बैक वक्त इंतखाबात ही हल हैं। क्या ये भले वाली बात नहीं कि ये इंतखाबात इकट्ठे कर दिए जाएं? अब कहा जाता है कि जी उसकी गुंजाइश नहीं है। मैं कानून के तालिब इल्म के तौर पे कहता हूँ कि माजी में इसकी मिसालें हैं। आइन में आर्टिकल 254 जब लॉ मेकर्स ने बनाया तो उन्होंने यही लिखा उसमें कि आइन पाकिस्तान अगर किसी काम को करने के लिए कोई मुकर्रर मुद्दत मुतय्यन करता है और वो एक्ट या एक्शन उस मुतय्यना मुद्दत में नहीं हो सकता या नहीं किया जाता, इट इज़ नॉट डन इन दैट स्पेसिफिक पीरियड, तो वो इस वजह से गैर आइनी नहीं होगा। रास्ता दिया गया। दूसरी जानिब बशीर वज़ीर आज़म इरफान कादिर ने भी इलेक्शन कमीशन के इक़दाम की हिमायत की और कहा कि इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात मौखर करने का इख्तियार हासिल है और इलेक्शन कमीशन किसी को जवाब दे नहीं है। तहरीक इंसाफ की जानिब से बार बार पार्लियामानी मसाइल को अदालतों में लेकर जाना किसी भी तौर मुल्की सियासत के लिए सूदमंद नहीं। बेहतर यही है कि वो मुज़ाकरात के जरिए सियासी मसाइल के हल की तरफ तवज्जो दें। आज आज़म नज़ीर तारण ने भी इमरान खान को यही मशवरा दिया और कहा कि सियासत की बुनियादी गुफ्तगू शनीद पर है और मिल बैठ कर इस पर ग्रैंड नेशनल डायलॉग होना चाहिए। वो क्या कह रहे थे, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। जी भेज देंगे तो ठीक है, 2 बंदे हम भी बैठ जाते हैं, लेकिन अगर वो ग्रैंड नेशनल डायलॉग करना चाहते हैं तो आपकी सिविल सोसाइटी और बार काउंसिल्स ने, ये मेरी अपनी राय है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म तजवीज़ किया है। उन्हें बैठना चाहिए उस पर, बाकियों को भी बैठना चाहिए। देखें, ये मुल्क पहले, पाकिस्तान सबसे पहले, रियासत सबसे पहले, हमने तो अपनी सियासत की कीमत अदा की है। पाकिस्तान के लिए हम इकट्ठे बैठे
इसी पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम राना एहसान अफजल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इंतखाबात मुलतवी किए गए, 8 अक्टूबर की तारीख दी गई, उस पर तहरीक इंसाफ की जानिब से काफ़ी सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है और उन्होंने अदालती दर पर दस्तक देने का फैसला कर लिया है। वफाकी हुकूमत पर भी ऑब्वियसली उनकी तनकीद है, इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के ऊपर भी तनकीद है, आर्टिकल 6 लगाने का मुतालबा कर रहे हैं। अब कैसे फेस करेंगे इसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो ये हमारी पार्टी का पहले से मौक़िफ़ रहा है कि जो पोलराइज्ड माहौल है और इस पे जो है वो बयानिए जा चुके हैं, यहाँ जो है अगर इलेक्शन केयर टेकर हुकूमत की निगरानी में हो पाकिस्तान के अंदर तो वो बेहतर होगा, बजाय के वफाक में एक हुकूमत हो और फिर नीचे जो है वो सूबों में इलेक्शन हो रहा हो, तो बेहतर होगा कि इलेक्शन जो हैं ये हमारा मौक़िफ़ रहा है। तो हम समझते हैं कि अगर इलेक्शन जो है वो अलग-अलग होते हैं तो वो एक जो कह लें सियासी अदम इस्तेहकाम है उसको और ज़्यादा वो जो है वो फ़रोग़ मिलेगा। नंबर 1। नंबर 2, देखें ये जो हक़ाइक़ हैं वो हमने इलेक्शन कमीशन को बताए और इलेक्शन कमीशन ने उसकी बेसिस पे जो है ये फ़ैसला किया। तो ये कोई अपनी मन मर्जी का फ़ैसला नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो है एक माशी सूरत-ए-हाल है जिसके अंदर 2-2 इलेक्शन नहीं, लेकिन राना साहब 30 अप्रैल का जो फैसला है वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आया था। ये तारीख खुद इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस की थी। उस पर जो वफाकी हुकूमत है उसकी तरफ से फंड्स का इजरा इंपॉर्टेंट था, जो नफरी फराम की जानी थी वो इंपॉर्टेंट थी, सिक्योरिटी और फंड्स दोनों बड़े इंपॉर्टेंट मामला थे, वफाकी हुकूमत से ताल्लुक रखता है। तो इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन तो अपनी जगह पर हक बजाने पे कि आप ताउन नहीं कर रहे हैं, ये मामला जब अदालत में जाएगा तो वफाकी हुकूमत, आपको नहीं लगता कि वज़ीर आज़म को अदालत तलब करेगी और तौहीन अदालत की कार्रवाई भी हो सकती है? तो देखें, यही जो हक़ाइक़ जो इलेक्शन कमीशन के सामने रखे वही हक़ाइक़ जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रख दिए जाएंगे कि जो है वो फाइनेंशियल सूरत हाल भी है, उसके साथ साथ एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी है। और देखें, जो अदालती हुक्म भी था उसमें 90 दिन का कहा गया, लेकिन ये भी कहा गया कि अगर 90 दिन नहीं हो सकते तो करीब तरीन तारीख जो है उसका जो है उसके अंदर इलेक्शन हो जाए। तो राना साहब 6 महीने तो करीब तरीन नहीं है ना? तो देखें, ये इलेक्शन कमीशन ने तयन किया कि बेहतर है कि 8 अक्टूबर को इलेक्शन हो जाए। तो मेरे ख्याल से ये ओवरऑल इस मुल्क के लिए बेहतर होगा। एक आदमी जो समझता है कि जो जब से वो एक आईनी तरीके से निकला वो इसी काविश में था कि किसी तरीके से मैं हुकूमत को गिरा के इलेक्शंस करा दूं, तो उसकी डिक्टेशन पे तो मुल्क नहीं चल सकता। और यहाँ ज़रूर देखें, अदालतों का हक है कि वो सुने और फिर अपनी ये चीज़ें जो है आइन के मुताबिक फ़ैसला करे। तो ये आइन का आर्टिकल 254 बड़ा क्लियर है कि अगर जो चीज़ एक वक्त में होनी होती है और वो नहीं हो पाती और वो उस वक्त के बाद भी हो जाती है तो तब भी वो वैलिड होती है। तो अब 1988 में फ्लड्स आए तो तब भी इलेक्शन जो है मौखर हुआ। 2007 के अंदर जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की शहादत हुई तब भी इलेक्शन जो है उसके अंदर डिले आया। अभी भी जो है ये जो मामला जो मैंने पहले रेज किया कि अलग-अलग इलेक्शंस जो हैं, हमारा ये मौक़िफ़ है कि ये पाकिस्तानी जमहूरियत को सूट नहीं करते। लेकिन राना साहब, इससे ये तासुर मिल रहा है ना कि एक रोज़ पहले इत्तेहादी जमातों का इजलास होता है, उससे अगले रोज़ पार्लियामान का मुश्तरका इजलास बुलाया जाता है और पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में राना सनाउल्लाह साहब एक तकरीर करते हैं और उसके चंद घंटे के बाद इलेक्शन कमीशन का ये फैसला आ जाता है कि इंतखाबात 8 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिए गए हैं। तो इससे एक तासुर गहरा होता है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पीडीएम की बी टीम बनकर काम कर रहा है। देखिए, यही बात है ना, अगर ये तासर को अगर ले लें कि पीटीआई का ये तासर है तो यही तो बात है कि अगर हुकूमत वफाक में किसी और की होगी और सूबों में इलेक्शन हो रहा होगा और सूबों में जब हुकूमत किसी और की होगी और वफाक में इलेक्शन हो रहा होगा तो यही लड़ाई झगड़े नहीं ख़त्म होंगे कि इस इलेक्शन को मनूवर जो है वो वफाक कर रही है या सूबों के वक्त सूबे कर रहे हैं। तो बेहतर है कि केयर टेकर सेटअप हो ताकि ये इल्ज़ामात ना लगें। चलिए, मेरा फिर राना साहब बड़ा सादा सा सवाल है, अक्टूबर के महीने को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने लिए बेहतर क्यों समझ रही है? नहीं, देखिए, हम तो नहीं बेहतर समझ रहे। हमारी हुकूमत तो अगस्त में ख़त्म हो जानी है। हमारा तो हुकूमत के अंदर कोई रोल नहीं रहेगा वफाकी हुकूमत में। अगस्त, मेरे ख्याल से 14 अगस्त है जब हमारी हुकूमत का टेन्योर ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद तो केयर टेकर सेटअप आएगी, उसकी जिम्मेदारी होगी इलेक्शन कराना। नहीं, वो क्या है जो आज आपको मैसर नहीं है, अक्टूबर में मैसर हो जाएगा? नहीं, देखें, मैं रिपीट करूंगा, ये हम समझते हैं कि अगर आज इलेक्शन हो जाता, पंजाब में पीटीआई हार जाती
तो तब आपके ख्याल से जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो खत्म हो जाती, वो तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ जाती। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा तो ये मौक़िफ़ है कि पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन होगा तो वो सारी जमातों को काबिल कबूल होगा, कोई उसमें मनूवरिंग के चांसेस नहीं होंगे, न्यूट्रल केयर टेकर हुकूमत होगी, ये फर्क होगा। नहीं, पीटीआई तो इस वक्त दावा कर रही है कि उनका मुकाबला ही किसी के साथ नहीं है। इस वक्त मोस्ट पॉपुलर पार्टी है, मुल्क की पॉपुलर लीडर है इमरान खान साहब, और वो कहते हैं कि इसीलिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातें घबरा रही हैं कि अगर अभी इलेक्शन हुए तो वो क्लीन स्वीप कर देंगे। देखिए, पीटीआई का बयानिया तो बदतरीन तरीके से एक्सपोज हुआ। आलमी साजिश पे इन्होंने जो है वो अवाम से झूठ बोला, अवाम के अंदर नफरत के बीज बोए, फिर एक आर्मी चीफ की तकर्री के लिए लॉन्ग मार्च किया गया, उसी मकसद के लिए किया गया। फिर उसके बाद अब ये लाशों पे सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अदालत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाती है, जैसा कि वो इंडिया दे रहे हैं, और अदालत ये फैसला सुना देती है अगले 3 से 4 रोज के अंदर के इंतखाबात 30 अप्रैल को ही होंगे, तो क्या आप तैयार हैं? देखिए, हमारी तो जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं पंजाब में, उन्होंने नॉमिनेशन पेपर्स भी फाइल किए हैं, उन्होंने हमारी पार्लिमानी बोर्ड भी जो है उसकी भी सिटिंग स्टार्ट है। अब जो ख़वातीन की रिज़र्व सीट्स हैं उनकी भी टिकट्स फाइनल होकर इलेक्शन कमीशन को जमा करा दिए गए हैं। तो वो सारे मामला तो हम तो वो इलेक्शन की तो तैयारी, मैडम मरियम नवाज़ जो है वो ऑलरेडी कैंपेन का उन्होंने आगाज़ कर चुकी हैं। तो वहाँ अगर इलेक्शंस होते हैं हम तैयार हैं लड़ने के लिए। लेकिन फिर मैं रिपीट करूँगा कि हमारा सेंसस का मामला है, उसके अंदर सेंसस अभी अंडर प्रोसेस है, फिर और मामलात हैं। अदालत ने अगर बुलाती भी है सुप्रीम कोर्ट तो ये हकायक हैं, ये लॉजिकल एक डिबेट है, ये कोई इलॉजिकल बातें नहीं है। लेकिन राणा साहब, जहां तक सेंसस का मामला है, या आप समझते हैं कि सूबाई और मरकज के इंतखाबात इकट्ठे होने चाहिए, तो ये मामला मिल बैठ के पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के तय करने के हैं। आज वफाकी वजीर कानून ने एक ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग की बात भी की है, तो इस डायलॉग को तो हुकूमतें इनिशिएट करती हैं। आपकी तरफ से अब तक क्या इनिशिएटिव लिया गया? ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का भी इनिशिएटिव लिया गया। जब टेररिज्म जब वो वाकया हुआ था पेशावर में, तो तब उसके अंदर भी इन्होंने उसको रद्द कर दिया, मैसेंजर भेजा गया जिन्होंने असद कैसर और नहीं, लेकिन वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तो आपने खुद ही कॉल ऑफ कर दी ना? नहीं, लेकिन उसमें पहले से ही इनका रिजेक्शन आ गया था कि हम नहीं उसका हिस्सा बने। क्या इनकी रिजेक्शन की वजह से आपने कॉल ऑफ की? नहीं, देखें, कॉल ऑफ की वजह और थी, लेकिन इन्होंने रिफ्यूज कर दिया था कि वो बैठेंगे। इन्होंने हमारी ऑफर को रद्द कर दिया था कि वो नहीं उसमें बैठेंगे। लेकिन अब जो है, अब बिल्कुल मैं समझता हूं कि आपस में अगर स्टेक होल्डर्स बैठ जाएं तो जरूर जो है वो रिजल्ट। लेकिन वो कैसे बैठेंगे? मैं यही तो पूछ रहा हूं, हुकूमत ने क्या इनिशिएटिव लिया है? क्या आपने कोई ऐसा वफ्द मुकर्रर किया है? क्या कुछ लोगों को ये टास्क डेलीगेट किया है कि आपने ये करना है, या आपकी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव्स मुकर्रर हो गए? नहीं, अभी तक तो नहीं किया, लेकिन करना चाहिए है, और मेरे ख्याल से यही रास्ता होगा आगे। तो क्या आने वाले 1-2 रोज के अंदर हम देखेंगे कोई ऐसी अनाउंसमेंट होगी, आपका वफ्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जाएगा? देखें, ये इसके ऊपर जब फैसला हो जाएगा तो पीडीएम की जो हुकूमत है वो ज़रूर अनाउंस करेगी कि वक्फ बना दिया गया है, और वो फिर इनसे मुलाकात करेंगे। अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है। आज वफाकी वज़ीर कानून ने जो कहा, क्या ये उनका पर्सनल ओपिनियन है? देखिए, कि उन्होंने जो कहा वो उनका पर्सनल नहीं, एज अ मिनिस्टर भी उन्होंने कहा तो इसका, लेकिन ऑब्वियसली जो इसका लाएअमल है वो बनेगा, तो वो अनाउंस जो है वो गवर्नमेंट जब वो बन जाएगा तो अनाउंस भी हो जाएगा कि ये वक्त बन गया और इनकी टास्क दी गई है कि ये पीटीआई से मिले। लेकिन होना यही चाहिए। मैं इसको एग्री कर रहा हूँ कि ये यही रास्ता है। ठीक, बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब आपके वक्त के लिए। लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी क्विक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक कत्ल कहानी है जो आजकल इमरान खान साहब सुना रहे हैं। इस कत्ल कहानी में रोज एक नई एंट्री हो जाती है। अब कौन सी नई एंट्री हुई है और उसके ऊपर क्या तहकीकात होने जा रही है, इस पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इसको खान साहब की खूबी कहें या कुछ और, कि खान साहब एक ही वक्त में मज़ाहमत और मफामत दोनों कर रहे होते हैं। इसी वजह से उनके अपने और फिर उनके जो फॉलोअर्स हैं वो दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर खान साहब एक ही वक्त में अमेरिका के खिलाफ आज़ादी की जंग भी लड़ रहे होते हैं और दूसरी जानिब अमेरिका में लॉबिंग और उनसे मदद की अपील भी कर रहे होते हैं। यही वजह है कि आज़ादी लेने वाले और आज़ादी देने वाले दोनों कंफ्यूज हैं। इसी तरह की एक और कंफ्यूजन और भी है। कुछ दिन पहले तक पंजाब पुलिस खान साहब को पकड़ने के लिए ऑपरेशन कर रही थी, लेकिन आज पंजाब हुकूमत की जानिब से इमरान खान के इल्जामात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बना दिया गया है। आज वज़ीर आला पंजाब ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इमरान खान पुलिस वालों को बुरा भला कह रहे हैं और सिक्योरिटी भी मांग रहे हैं। वो क्या कह रहे थे उसकी एक झलक जरा आपके सामने।
जुडिशल कमीशन बना दिया है और वो डेफिनेटली उसको चेक देखें। वो एक पार्टी के हेड हैं, उन्होंने एलिगेशन लगाया है, अगर वो गलत है वो भी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, और अगर उसमें कोई 1% भी कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ हुई है तो जो जिसने इस तरह का सोचा उसको जो सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। पंजाब हुकूमत की जानिब से जुडिशल कमीशन बना दिया गया है ताकि इमरान खान के इल्ज़ामात की तहकीकात की जा सके। कल खान साहब ने एक बार फिर इल्ज़ाम लगाया कि उनकी जान को खतरा है, और इस बार उन्होंने अपने कत्ल की वारदात को मीर मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल से तशबीह दी कि मुझे वैसे कत्ल किया जाएगा जैसे मुर्तज़ा भुट्टो को कत्ल किया गया। अब आपके सामने खान साहब के वो सारे बयानात रखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि खान साहब के पिछले बयानात की तरह इस हालिया जो इल्ज़ामात हैं उनकी क्या सच्चाई है। सबसे पहले हुकूमत से निकलने के बाद खान साहब ने दावा किया कि 4 अफराद उनका कत्ल कराना चाहते हैं, और वो 4 अफराद ने बाहर बंद कमरे में बैठकर ये मनसूबा बंदी की है। इन 4 लोगों का जिक्र किया, नाम नहीं लिया। उसके बाद 3 लोगों का नाम लिया। अब वो 3 लोग एडिशनल थे इन 4 लोगों से या 3 अलहदा से थे, वो क्या थे जरा वो भी दिखाते हैं आपको। लोगों ने प्लान बनाया, इन्होंने प्लान बनाया मुझे मारने का। राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ और हसास इदारे के एक अफसर की बात की। उसके बाद इमरान खान साहब का ये बयानिया मजीद नैरो डाउन होता हुआ आसिफ अली जरदारी के ऊपर आ गया। आसिफ जरदारी इसके पीछे है। ये पैसा इसने लगाया है एक दहशतगर्द तंजीम को, जो ये मिलके 3 तरफ ये फैसला हुआ है और इन्होंने अगली वारदात करनी है। मैं आज अपनी कौम को बता रहा हूं कि मैं जो नाम मैंने दिए हैं वही नाम वो भी आएंगे और आसिफ जरदारी के अलावा। लेकिन मुझे कुछ हुआ तो सारी कौम को पता होना चाहिए कि कौन लोग थे जिन्होंने ये करवाया। इस कत्ल कहानी के अंदर एक नया मोड़ आता है और सिमट कर फिर नवाज शरीफ तक कन्फाइंड हो जाती है। हमारे जेआईटी ने किया, उसको जेआईटी को खत्म कर दिया। जेआईटी को वो क्या कहता है कि उसने खुद सुना नवाज शरीफ को कहते हुए कि इमरान खान मरवाना। वो बयान ये देता है और जाके उसने पुलिस स्टेशन में ये बयान दिया है। उसका जो वकील है मेहताब, उसने कंफर्म किया है कि पुलिस में वो बयान देता है। अब इस कत्ल कहानी की हालिया सूरत हाल क्या है जरा वो भी आपको दिखाते हैं। आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद पीछे इनके हैंडलर्स, इन्होंने प्लान क्या बनाया? जमान पार्क के बाहर या आज या कल ऑपरेशन का प्लान है। और वो क्या ऑपरेशन है? हमारे खड़े होके हमारे लोगों के अंदर ये जो लोग भेजेंगे, क्योंकि यहां तो बड़े लोग होते हैं, उनके अंदर रह के इन्होंने 4-5 पुलिस वालों को कत्ल करना है और उसके बाद वहां से अटैक आना है। उन्होंने गोलियां चलानी है, हमारे लोगों को यहां मारेंगे और फिर करते करते मेरे घर आके वो फिर मुर्तजा भुट्टो टाइप स्टाइल मुझे कत्ल करेंगे। ये प्लान बना हुआ है, या आज इन्होंने करना है और या कल करना है। अब इस मामले पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर सियासतदान एजाजुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एजाजुल हक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो हमने कुछ तस्वीर देखी और हमें खबर पहुंची कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लिया है। क्या वाकई खबर सच्ची है? बिल्कुल, अब उनके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे और ज्वाइन इन द सेंस कि हमारी अपनी पार्टी भी उसको हमने मर्ज नहीं किया, लेकिन तहरीक इंसाफ के साथ शामिल इस तरह है कि उनके साथ मिलकर हम इलेक्शन लड़ेंगे। यानी आपने परवेज इलाही साहब वाला ज्वाइन नहीं किया बल्कि सीट एडजस्टमेंट की है? नहीं, परवेज इलाही साहब के पास तो अपनी जमात नहीं थी ना उस वक्त। उनकी जमात जो है वो हाईजैक हो गई थी। हमारी जमात अभी मौजूद है। चलें, इट्स अ न्यूज़ फॉर मी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग यानी मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक साहब ने मुस्लिम लीग ज़िया का जो अलायंस है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है और ये अ काइंड ऑफ सीट एडजस्टमेंट होगी और इस अरेंजमेंट के तहत आप अगला इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा एजाजुल हक साहब, ये फरमाइएगा कि इस वक्त इमरान खान साहब जो बयानिया बना रहे हैं, ख़ास तौर पे काफ़ी नैरो डाउन करते 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 उनकी कत्ल कहानी के अंदर खासे मोड़ आए हैं। अब उन्होंने कहा कि वो पंजाब पुलिस के 4-5 लोग हैं, तो जुडिशल कमीशन आज बना दिया गया पंजाब हुकूमत की तरफ से। आप समझते हैं कि खुशाइंद है? देखिए, बिल्कुल इसकी तह तक पहुंचना चाहिए। उनकी हिफाजत जो है वो हुकूमत की जिम्मेदारी है। इतना एक्सपोजर उनका जिस तरीके से हो रहा था और जिस तरीके से ये शेलिंग और महाजराई यानी पुलिस और रेंजर्स और सारा कुछ भी हो सकता है। देखें, इन मामलात के अंदर ज़रूरी नहीं है कि जो इमरान खान कह रहे हो वो सच है। ये अचानक भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, जब ना दानिस्ता तौर पे भी हो सकती हैं ऐसी चीज़ें कि कहीं से भी एक शरारती आदमी नासिर अंदर आके के गोली चला दे, तो लाजमी बात है कि फिर बैक फायर भी होता है। हम लोग कई मरतबा इससे गुजरे हैं इस तरह कि अगर सामने से फायर आए तो लाजमी बात है आपके गार्ड्स होते हैं, आपके साथी होते हैं जिनके पास लाइसेंसी असला होता है, तो वो भी फिर ये करते हैं। तो इस माहौल को बेहतर करने की जरूरत है। ये खदशात जो है नहीं, लेकिन एजाजुल हक साहब ये कहानी इमरान खान साहब रोज बैठकर तश्कील देते हैं
मतलब रोज इस कहानी के अंदर हमें नित नए किरदार देखने को मिलते हैं। वो 4 लोगों से शुरू हुई, उसके बाद पता चला कि नहीं इसमें वजीर दाखिला है, वजीर आजम शामिल हैं, उसके बाद आसिफ अली जरदारी शामिल हो गए, फिर उसमें नवाज शरीफ का नाम आया, फिर मोहसिन नकवी का आया, अब ये पंजाब पुलिस के 5 लोगों तक आके कन्फाइन हो गई है। तो ये रोज जो नई कहानी बनाई जाती है, ये इमरान खान साहब खुद इसका स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं? नहीं, स्क्रिप्ट तो नहीं होता, इन्फॉर्मेशन होती है। देखें, लाजमी बात है कि वजीर आजम रह चुके हैं 3 साल तक, 3.5-4 साल तक वो पाकिस्तान के वजीर आजम रहे हैं, उनके लोगों के साथ राब्ते हैं। अंदर से ही लोग आके इन्फॉर्मेशन देते हैं, चाहे सच्ची हो या झूठी हो। उन तक तो जो बात पहुंचनी है उन्होंने उन्हीं खदशात को जो है वो जाहिर करना है। अब मुझे इसकी क्योंकि बॉटम लाइन नहीं पता कि क्या है, कहाँ से इन्फॉर्मेशन आई है, लेकिन लाजमी बात है एक इतना जिम्मेदार शख्स जो हो और इतनी जिम्मेदार पोजीशन पे रह चुका हो, तो वो फिर मफरूजों पे तो बात नहीं करेगा। इन्फॉर्मेशन होगी तो वो बात लंदन प्लान का पता है? नहीं, मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं है। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि शाह महमूद कुरैशी साहब से पूछे, उनको भी नहीं पता है, असद उमर को भी नहीं पता है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ्रंट लाइनर्स भी लंदन प्लान से नाबालिग हैं। इमरान खान साहब अपनी तकरीर के अंदर लंदन प्लान का जिक्र करते हैं, तो ये प्लान भी इमरान खान तक महदूद है, वही जानते हैं सर? जी, अगर मुझसे शेयर करेंगे तो मैं ज़रूर आपको बता दूंगा, लेकिन अभी तक मुझे इसके बारे में कोई इल्म नहीं। अब ये जो बयानिया इमरान खान साहब की तरफ से बिल्ड किया गया है और जिस तरह से वो पेशकदमी कर रहे हैं, आपको लगता है कि मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आया हुआ है या अभी भी वापसी का रास्ता है? नहीं, देखें, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे बिल्कुल नहीं है। मेरी अभी हालिया उनसे मीटिंग हुई है, उन्होंने कहा कि मैं हर किसी से गुफ्तगू करने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा कि हम किसी ऐसी APC में भी जाने के लिए, जो उनके अपने लोगों ने भी कह दिया कि हम APC में भी बैठने के लिए तैयार हैं। तो मैं तो ये बार बार कह चुका हूँ हुकूमत को भी और उनके सीनियर लोगों को भी ये कह चुका हूँ कि देखें, कौमी असम्बली के अंदर आने की इनको दावत दें, असम्बली के अंदर बैठाएं, वहाँ बैठकर तमाम मामला जो है उनको हल करें। अब ये तो कोई तरीका नहीं ना कि ये बनाना रिपब्लिक तो नहीं है पाकिस्तान कि जिसका दिल आए वो मुंह उठा के कहे जनाब आप इलेक्शन होंगे, जिसका दिल आए वो कहे मैं इलेक्शन नहीं होने दूंगा, कोई कहे मैं पुलिस नहीं देता, कोई कहता मैं तो ये इजाजुल साहब आपके मशवरे पे इमरान खान साहब ने अपने सेनेटर्स को कहा कि जाएं और पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में शिरकत करें, क्योंकि कल तो उन्होंने कहा था वाज़ेह तौर पर कि आपने पार्लियामान के मुश्तरका इजलास से बाइकआउट करना है। मैं तो कह रहा हूँ कि तमाम असम्बली के अरकान जिनको डीनोटिफाई कर दिया है लाहौर हाई कोर्ट ने, पेशावर हाई कोर्ट ने, उन सबको बुलाकर वहाँ पर बिठाएं। नहीं, आज तो आजम नज़ीर तारड़ साहब ने, वफाकी वजीर कानून ने ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग की बात की है, उन्होंने कहा कि बैठकर बातचीत होनी चाहिए। तो क्या इमरान खान इसके लिए आमादा है? इमरान खान टीम जरूर भेजेंगे अपनी बात करने के लिए, चाहे वो ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग हो या चार्टर ऑफ पाकिस्तान हो, जिस पे भी बैठना हो, इलेक्शंस की बात होनी चाहिए। और APC में तो वो टीम भेजने को तैयार नहीं थे, इस ग्रैंड डायलॉग में भेज देंगे? उन्होंने कहा मैं APC में जो बार एसोसिएशंस ने कहा था हम APC बुलाएंगे, उन्होंने कहा था कि हम अपनी टीम को भेजेंगे। नहीं, एक APC हुकूमत भी बुला रही थी ना जी, हुकूमत की पेशावर के अटैक के बाद। कोई नहीं ना, तो ये ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग तो बार काउंसिल से नहीं होगा ना इजाजुल हक साहब, ये तो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के साथ होगा, इसमें तो हुकूमत के लोग बैठेंगे। तमाम स्टेक होल्डर्स को बुला रहे थे ना, लेकिन हुकूमत सीरियस है ही नहीं, कराने पे सीरियस है, इकॉनमी को ठीक करने पे सीरियस है, वो सिर्फ अपनी हुकूमत को तूल देने पे सीरियस है, अपने केसेस खत्म कराने पे सीरियस है। मुझे समझ नहीं आती कि किस किस्म का आइन की धचकियाँ उड़ाई जा रही हैं, कानून को फॉलो नहीं किया जा रहा। मैं जो इनके हालात लग रहे हैं, मुझे तो लगता है अक्टूबर में हालात मजीद खराब हो जाने और इन्होंने अक्टूबर में भी इलेक्शंस नहीं करवाने। यानी आप ये समझ रहे हैं कि जो 8 अक्टूबर की तारीख है, 8 अक्टूबर को भी इलेक्शंस नहीं होंगे? नजर तो नहीं आ रहा। नहीं, ये आप तो आइन के मुताबिक और सुप्रीम कोर्ट के कहने के मुताबिक इनको चाहिए था 90 दिन में करवाते। और मैं ये कह रहा था कि खाली सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन जो है वो मुमकिन नहीं है मुनक़िद करना, लेकिन हुकूमत को चाहिए था थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते, ये कहते आकर के जी हम इलेक्शंस को 2 माह पीछे करते हैं, इन इलेक्शंस को 2 माह आगे करते हैं, हम बीच का रास्ता निकालते हैं। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि 8 अक्टूबर को भी इलेक्शंस नहीं होंगे, या आप अपनी इंफॉर्मेशन की बेसिस पे कह रहे हैं, को मालूमात है आपके पास या आपका तज्जिया है? मैंने कहा 8 अक्टूबर को तो इलेक्शंस होने ही नहीं है। इलेक्शन मेरे ख्याल में अक्टूबर एंड या 15 अक्टूबर के बाद में होने।
8 अक्टूबर का तो ऐसे ही उन्होंने जल्दबाजी में टाइम दे दिया। मेरे ख्याल में 18 अक्टूबर है तारीख जो है इलेक्शंस की। तो नज़र तो नहीं आ रहा कि ये करवाएंगे, क्योंकि अब जो जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास सिक्योरिटी नहीं है, जिनके पास आरओज नहीं है, तो अक्टूबर में तो मजीद मुझे लग रहा है इकॉनमी के हालात ज़्यादा ख़राब होंगे, क्योंकि मौजूदा हुकूमत के पास तो कोई प्रोग्राम ही नहीं है इस इकॉनमी को ठीक करने के लिए। ये तो सिर्फ अगर IMF ने पैसे दे दिए तो चंद दिन गुजर जाएंगे, अगर उन्होंने ना दिए तो फिर ये बिल्कुल हाइपर इन्फ्लेशन होगी। और जिस तरह आटे के अंदर भाग दौड़ हो रही है, इसी तरह तो फिर एजाजुल हक साहब, इमरान खान साहब के पास क्या चारा होगा? तो इमरान खान के पास क्या ऑप्शन होगा फिर, सिवाय इसके कि वो बैठे और बैठ के बातचीत से मसाइल को हल करे? नहीं, उनके पास जो चारा है कि वो कानून के जरिए सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। फिर हुकूमत को अगर चाहेगी तो सुप्रीम कोर्ट के साथ मुहाज़राई करे। ये 73 के आइन का 50वीं सालगिरह है इस साल, तो मालूम नहीं कि सालगिरह मनाएंगे या उसका डिवाइस होगा या क्या करेंगे, ये आइन के साथ क्या। लेकिन देखें ना, इलेक्शंस तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कराने ना एजाजुल हक साहब, इलेक्शंस तो फिर इलेक्शन कमीशन नहीं कराने। जो भी करवाएगा अहकामात सुप्रीम कोर्ट के नहीं, लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन नहीं कराने ना, ये इख्तियार तो इलेक्शन कमीशन के पास है, और इलेक्शन कमीशन के पास अगर रिसोर्सेज नहीं है, इलेक्शन कमीशन है तो नहीं, इलेक्शन कमीशन के जो इस वक्त हालात हैं, अगर उनके पास सुप्रीम कोर्ट के कहने पे उन्होंने इलेक्शंस कराने थे तो उनको चाहिए था कि ये सारी चीज़ें लेकर सुप्रीम कोर्ट के पास जाते, कहते जी ये फौज हमें सिक्योरिटी नहीं दे रही, फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हमें पैसे नहीं दे रही, जुडिशरी हमें आरओज नहीं दे रही, अब आप बताएं कि हम क्या करें। तो उनके जो बॉल है उनके कोर्ट में डालना था ना। आपने रात को 10:30 बजे एक तरफ से चांद दिखा दिया और दूसरी तरफ से आपने इलेक्शंस को पोस्टपोन कर दिया ताकि लोग डाइवर्ट हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया एजाजुल हक साहब आपके वक्त के लिए। के सरबरा सीनियर सियासतदान एजाजुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी क्विक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, इस वक्त इन्फ्लेशनरी प्रेशर कितना है, आज रमजान का उनका पहला रोजा तो था, लेकिन सफेद पोश के लिए सहरी और अफ्तारी कितनी मुश्किल हो गई थी, इस पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। इस बरस मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान के अवाम ने बदतरीन महंगाई और नाकाफी आमदनी के साथ रमजान मुबारक का इस्तकबाल किया है। इस बार ये महीना उन लोगों के लिए इंतहाई मुश्किल होगा जिनकी तनख्वाहें इंतहाई मामूली हैं। बेरोजगार अफराद के लिए सहरी और अफ्तारी का इंतजाम इंतहाई मुश्किल दिखाई दे रहा है और हो सकता है कि उन्हें अपने रिश्तेदारों से कर्ज लेकर या फलाही तंजीमों से मदद मांगकर अपनी इज्जत नफ्स का समझौता करना पड़े। एक बरस के दौरान महंगाई किस कदर बढ़ गई है, इस बात का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ हम रमजान 2022 के पहले हफ्ते और रमजान 2023 के दौरान कुछ अशिया की चीज़ों की कीमतों में इजाफा हुआ है। इस चीज़ का मवाजना आपके सामने रखता है। इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 1295 से 3100 रुपए तक पहुंच गई है, जबकि गुज़श्ता रमजान में आटे के फी किलो का थैला 800 से 1500 रुपए का था। जो ब्रांडेड बारीक आटे के 5 और 10 किलो का थैला है अब बलतरतीब 820 से 870 और 1600 रुपए में दस्तयाब है, जो कि गुज़श्ता बरस के मुकाबले में 80 से 90% इजाफा जाहिर करता है। प्याज की कीमतों में गुज़श्ता हफ्ते इस्तेहकाम के बाद अब 100 से 200 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है, जिसकी कीमत गुज़श्ता रमजान में 40 से 80 रुपए फी किलो थी। मुख्तलिफ शहरों में ताज़ा दूध की कीमतें अब 120 से 210 रुपए फी लीटर के दरमियान है, जो कि गुज़श्ता बरस 90 से 150 रुपए फी किलो थी। 1 किलो जिंदा फार्मी मुर्गी का रेट 360 से 550 रुपए फी किलो है, जो कि गुज़श्ता बरस 240 से 350 रुपए के दरमियान थी। मटन का गोश्त अब 1050 से 1500 रुपए फी किलो और गाय का गोश्त 350 से 750 रुपए फी किलो है, जबकि गुज़श्ता बरस मटन का गोश्त 1100 से 1800 फी किलो, गाय का गोश्त 500 से 900 रुपए फी किलो में दस्तयाब था। कराची में मटन रिटेलर्स 2 हफ्ते कबल गोश्त की फी किलो कीमत 1600 रुपए वसूल कर रहे थे, लेकिन अब 1800 रुपए का मुतालबा कर रहे हैं। हड्डियों के बगैर गाय का गोश्त 1000 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। आलू का रेट 25 से 60 रुपए फी किलो से बढ़कर 40 से 100 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा है। चीनी की कीमत 83 से 95 रुपए फी किलो से बढ़कर 100 से 110 रुपए फी किलो हो गई है। आला किस्म के बासमती चावल अब 300 से 500 रुपए फी किलो के दरमियान फरोख्त हो रहे हैं, जबकि गुज़श्ता साल इनकी कीमत 150 से 300 रुपए फी किलो थी। सफ़ेद चना गुज़श्ता बरस 250 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा था, लेकिन अब 400 से 450 रुपए फी किलो के दरमियान फरोख्त हो रहा है। इसी तरह जो मुख्तलिफ अशियाए खुरोनोश हैं उनकी कीमतों में होशरुबा इजाफा देखा जा रहा है। अगर ये कहा जाए कि उनकी कीमतें 2 गुना हो गई हैं जो पेरिशेबल आइटम्स हैं, तो शायद ये कहना बेजा नहीं होगा। खाने पीने की अशिया की महंगाई सालाना बुनियाद पर देहाती इलाकों में 47% इजाफे के साथ देखी जा रही है और शहरी इलाकों में 41.9% तक पहुँच गई है। दूसरी जानिब मुल्क की माशी सूरत हाल भी हौसला अफजा नहीं है।
पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला के ज़खायर ना होने के बराबर हैं। पाकिस्तान को बैरूनी कर्जों और उन पर सूद की अदायगी के लिए रवा माली साल की आखिरी तिमाही यानी अप्रैल तक जून $3 अरब दरकार होंगे, जो एक बड़ा चैलेंज है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।